मेंस के बीच में ही जब मई 2021 में मेरे पापा जी को डेथ हो गया कोरोना के कारण, फैमिली संभालने के लिए फ्लिपकार्ट पर डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ा था। ये चीज़ें मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग थी कि जो छोटा भाई है वो डिलीवरी बॉय में काम कर रहा है और घर चला रहा है। मैं आईटी किया, उसके बाद भी ये चीज़ें थी। लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे थे कि आईटी करके मास्टरी कर रही थी कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो सिर्फ बनना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सदानंद कुमार है। मैंने 66वीं बीपीएससी में रैंक 8 हासिल किया है और इसमें मेरा सिलेक्शन बिहार पुलिस सर्विस के लिए हुआ है। शुरुआत की मेरी जर्नी देखें तो मैंने क्लास 12 तक की पढ़ाई अपने गांव से ही किया है और यूपीएससी के लिए या फिर सिविल सर्विसेज के लिए मेरा इंटरेस्ट एक छोटी सी स्टोरी है जहां से मेरा शुरू हुआ है। जब मैं बचपन में था, क्लास 5th में था, तो वहाँ पे मेरे प्रखंड में एक गणित दौड़ हुआ था, मैथ का कंपटीशन हुआ था। उसमें मैंने किसी दूसरे के नाम पे पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे मैंने फर्स्ट प्राइज़ भी जीता था। लेकिन ये हुआ, जैसे ही मैं प्राइज़ लेके घर गया था, पापा दरवाजे पे बैठे हुए थे, तो मैंने लगा कि वो काफ़ी खुश होंगे, मैं भी खुश था। लेकिन जैसे ही मैं घर गया, उन्होंने एक थप्पड़ जोर से मार दिया दरवाजे पे ही। मैं शॉक था कि क्या हो गया, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चीज़ें हो रही है। फिर पापा ने बोला इस प्राइज़ का कोई वैल्यू नहीं है, अगर तुमको कुछ करना है तो नाम बनाओ अपना। पैसे 50 रुपये के घड़ी से कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर नाम बनाने की जहाँ तक बात हुई तो बचपन में ही वो हमको जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पे बुला के ले जाते थे और वहाँ पे दिखाते थे कि ये डीएम आवास है, ये एसपी आवास है, इनकी रेस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है और बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। तो वहाँ से एक इंटरेस्ट बना कि हाँ, नाम अगर बनाना है तो फिर ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। जब मैं क्लास 10th में था तो 10th में मैं अच्छा स्टूडेंट में गिना जाता था कि हाँ, गाँव के अच्छे स्टूडेंट थे मैं। और उसके बाद जब 10th का रिजल्ट आया था तो मेरे लगभग गांव में सबसे कम स्कोर आए थे, 64% आए थे। तो फिर लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये तो बस ऐसे ही फेंक रहा था, मतलब असली पहचान तो गाँव में बोर्डे में हो वाले, बोलना से थोड़ा ना हो जाले। तो मैं काफ़ी रोया था उस समय। मैं मार्केट में था जब रिजल्ट आया था, मैं रोते रोते घर आया था। तो पापा ने कैसे भी करके बताया कि चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इससे कुछ नहीं होता है, आप तो अगर पढ़ले होगा ना तो आगे कहीं ना कहीं काम आ जाए। तो फिर मैं क्लास 12 के लिए पढ़ना शुरू किया। तो उस बीच में मेरा एक आईटीआई का रिजल्ट आया था और जिसको या तो हमको आईटीआई करना था, नहीं तो क्लास 12 करनी थी, दोनों एक साथ नहीं कर सकते थे। तो हमको फिर वहाँ पे डिसीजन लेना था। 14-15 साल की उम्र थी तो मैंने आईटीआई को छोड़ा और क्लास 12 पे फोकस किया था। जिस लॉज में मैं रहता था तो वहाँ पे कुछ लोग थे, मतलब बहुत सीनियर थे जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। तो वो बोलते थे कि आपका मैथ अच्छा है, आप CHSL में जो SSC का एग्ज़ाम होता है उसमें आप जल्दी ही क्वालिफाई कर लोगे। तो मेरा भी थॉट ये बन गया था कि चलिए हम CHSL क्वालिफाई कर लेंगे और 20 से 25 हज़ार की सैलरी आएगी, मैं फाइनेंशियली भी फैमिली को कंट्रीब्यूट कर सकूँगा। मेरी फैमिली की हालत इकोनॉमिकली काफ़ी वीक थी। पापा 5वीं पास है और खेती करते हैं और मम्मी मेरी इलिटरेट है। तो इस तरह से मैंने सोचा कि चलिए जल्दी नौकरी होगी तो मैं कंट्रीब्यूट करूँगा। उसके बाद मैंने जब क्लास 12 का एग्ज़ाम दिया तो उसमें एवरेज नंबर आया 71.6% ही मार्क्स आए थे। तो मैं सोचा कि चलिए आप CHSL की तैयारी करते हैं और जॉब हो जाएगी। फिर मेरे एक भैया ने हमको और पापा दोनों को इंस्पायर किया कि अगर SSC करना है तो 1 साल के बाद भी हो सकती है। अभी आप ये IT का अच्छा स्टूडेंट है, एक बार IT की तैयारी करा दीजिए इसको। तो मैं वहाँ से IT की तैयारी करने के लिए पटना चला गया, तो जो कि अगस्त 2013 में पटना गया था। तो उसकी जो मैंने विजन क्लासेस ज्वाइन किया था, सेशन काफ़ी लेट था, लेकिन उसके कुछ जो फ़ी थे वो फ़ी के कुछ पैसे कर्ज से आए थे, ये हमको बाद में पता चला। और कैसे भी करके मैंने इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया। सेशन लेट होने के कारण हमको डबल मेहनत करनी पड़ी, लेकिन बाद में ये मैं कोप अप नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने जनवरी 2013 में मैंने छोड़ दिया और सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करने लगा। मेंस का एग्ज़ाम था अप्रैल 2013 में, तो उस समय मैंने मेंस दिया था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन मेरा स्कोर काफ़ी कम आया, मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे 50% आया था। तो फिर काफ़ी डिमोटिवेशन फील हुआ। और उसके अलावा एक समय तो ऐसा हो गया था कि मैं छत पे चढ़ गया था, थोड़ा सुसाइड का ख्याल आने लगा था, लेकिन मैं जिनके साथ रहता था वो मेरे गांव के भाई ही थे, उन्होंने हमको रोक लिया, नहीं तो शायद हम यहाँ पे होते नहीं। तो उसके बाद पापा हमको घर लेके चले गए और ये एग्ज़ाम का स्ट्रेस बोले या क्या बोले, मेरी तबीयत उसके बाद से लगातार 2 महीने तक हमको टाइफाइड हो गया था और फीवर और सारे वीकनेस के कारण हम 2 महीने तक बीमार रहे थे।
तो मेंस में इतना स्कोर आ गया था कि हम एडवांस के लिए, जेई एडवांस का एग्ज़ाम था उसके लिए हम एलिजिबल थे। तो लास्ट के 10 दिन जब बचा हुआ था जेई एडवांस का, तो पापा हम बोले कि देखो यहाँ पे तबीयत तो ठीक हो नहीं रही है, शायद तुम पटना चले जाओ, जगह चेंज होने से शायद तबीयत ठीक हो जाए। तो मैं फिर पटना आ गया और लकली मेरा लक बोले या फिर जो भी बोले कि मेरा तबीयत ठीक हो गया। मैंने 10 दिन की पढ़ाई की और जेई एडवांस वहाँ पे दिया और मेरा जेई एडवांस में सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ पे एक चीज़ ये है कि आपको अगर कुछ चीज़ नहीं हो रही है ना, तो शायद हो सकता है कि आपके आगे जर्नी में कुछ अच्छा और लिखा होगा, इसलिए छोटी चीज़ें नहीं हो रही है। तो जब मैं आईआईटी गया तो वहाँ पे मैंने सिविल सर्विस के बारे में अच्छे से जाना और फिर वहाँ से मन था कि मैं सिविल सर्विसेज करूँ, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन वीक थी, तो हर चीज़ वहाँ से मैं नहीं सोच सकता था। मैं जॉब के बारे में सोच रहा था और बहुत सारे स्कॉलरशिप मेरे को आईआईटी में मिली थी, जिससे ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आसान हुई। जब मैं आईआईटी में था तो उस समय मेरा आटा चक्की का बिजनेस होता है, गांव में जो गेहूं से आटा बनाते हैं उसका बिजनेस था, तो वो थोड़ा ठीक हो गया था। तो मैं जब फाइनल ईयर में था तो उस समय मैंने गेट का एग्ज़ाम भी दिया था। गेट में ऑल इंडिया रैंक 25 भी थे मेरे। तो मेरे पास फाइनल ईयर में 3 ऑप्शन थे, या तो मैं प्लेसमेंट लेके जॉब लूँ, या फिर मैं गेट के थ्रू कहीं जाऊँ, और या फिर मैं सिविल सर्विसेज के लिए, जो कि मेरा बचपन से सोच था कि वहाँ पे जाऊँ मैं। फिर मैंने पापा से बात किया तो पापा ने बोला देखो बाबू, अभी जो फाइनेंशियल का दिक्कत है कि 10-12 हज़ार जो तुमको महीने मंथली मिलेंगे आपको दिल्ली जाने के लिए, वो मैं दे सकता हूँ, उतना बियर कर सकता हूँ। अभी मेरा इकोनॉमिक ठीक हो गया, मतलब इतना वीक नहीं है कि मैं आपको पैसे नहीं दे सकता हूँ, आपको जो डिसीजन लेना आप लीजिए। तो मैंने गेट का जो था उसके थ्रू जो मिलने वाला था उसको भी छोड़ दिया, प्लेसमेंट में मैं बैठा नहीं, और ये सब चीज़ छोड़ के मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली गया, वहाँ पे अगस्त 2017 में मैं दिल्ली गया था, और दिल्ली में मैं जाके मैं 6 महीने लगभग पढ़ा था। तब तक बिजली विभाग ने मेरी इलेक्ट्रिसिटी काट दी थी घर की, कुछ केस के कारण, और मेरा बिजनेस था वो पूरा ठप हो गया। तो जनवरी के बाद तो पापा नहीं बोले, लेकिन मैं मार्च में होली के समय में जब घर आया था तो उस समय इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी वीक थी, तो मैंने डिसाइड किया कि हम जॉब कर लेनी चाहिए। अब ऐसे हम सिविल सर्विसेज में प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होने के कारण हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, कब होगा कोई पता नहीं था। तो मैंने इग्नाइट क्लासेस पूर्णिया में एज ए मैथ फैकल्टी आईआईटी के बच्चों के लिए पढ़ाना शुरू किया। तो वहाँ पे मैं जब पढ़ाना शुरू किया, जॉब एक हो गई। उस समय मेरी पापा की उम्र लगभग 60 क्रॉस कर रही थी 2017 में। तो उन्होंने ये बोला कि अब एक थोड़ा सा इमोशनल भी है कि इमोशनल ब्लैकमेल टाइप है कि गांव में कि अब हम पतों के मुंह देख लेती तो अच्छा रहता, अब तो हमारे ही वाला बारी। तो हम भी ज़्यादा फोर्स नहीं कर पाए, क्योंकि उनको बहुत सारी बीमारी थे, डायबिटीज़ भी थे, ब्लड प्रेशर का बीमारी था, और उनको 2001 में भी पैरालिसिस हो गया था, जिनमें उनका बायां हाथ काम नहीं करता था, मतलब बहुत हल्के फुल्के काम के लिए यूज होता था। तो फिर शादी की बातें चलने लगी और फरवरी 2019 में मेरी शादी हो गई। तो इन सब के बीच में मैंने कुछ पैसे जमा किए और मैंने 1-1.5 साल के बाद मैंने जॉब छोड़ दी। और जॉब उस समय छोड़ी कि जब फैमिली का भी सिचुएशन अच्छा नहीं था, सब चीज़ ख़राब थी, लेकिन हमको सिविल सर्विसेज करनी थी और मैं जॉब में कंटिन्यू करता तो फिर वो सैलरी बढ़ते रहती है, और थोड़ा सा इकोनॉमिक अटैचमेंट के कारण हम शायद आगे ना छोड़ पाते। उसमें वाइफ का भी सपोर्ट रहा, उन्होंने बोला कि आपको जो करना है वो कीजिए, कुछ दिन का कष्ट होगा वो हम झेल लेंगे। तो उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी। थोड़ा सा बाद में दिक्कत भी होगा, लेकिन मैंने फैमिली को भी कुछ कंट्रीब्यूट किया, पैसे थे, और फिर मैं दिल्ली चला गया। मतलब मैं सेल्फ स्टडी करता था दिल्ली में, बट कहीं एक जगह चाहिए था कि अगर हम घर पे रहते तो हम उतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ नहीं पाते, तो कहीं भी बाहर रहना था तो मैंने दिल्ली को ही चुना कि दिल्ली में ही रहते हैं। मैं सितंबर 2020 में मैं दिल्ली चला गया तैयारी करने के लिए। उसके बाद मिड सितंबर में 66 का नोटिफिकेशन आ गया। तो मैंने सिंस सिविल सर्विसेज ही करनी थी तो कहीं ना कहीं देखना था, तो मैंने 66 का फॉर्म भरा और उसके लिए उसका एग्ज़ाम दिसंबर में था। मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया। मेरा प्रीलिम्स मैंने अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया। मैंने अच्छे नंबर से क्वालिफाई इसलिए किया ताकि मैं मेंस के लिए सीधा सीधा प्रिपेयर कर सकूं। उसके बाद मैंने मेंस का तैयारी शुरू किया, और जब मेंस के बीच में ही जब मई 2021 में मेरे पापा जी को डेथ हो गया कोरोना के कारण, तो एक सेटबैक का था कि थोड़े बहुत जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो थे, उनके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सारी चीज़ मेरे ऊपर पड़ने वाली थी। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था। अब एक चीज़ थी कि एक फाइनेंशियल दिक्कत था, इमोशनल दिक्कत, सोशल प्रेशर,
और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसे लड़के पर ही जिसको आगे जाके सिविल सर्विस मिलना था। अब इन सब के बीच में फिर भी मैं तैयारी करता रहा, और इसी बीच में क्या हुआ था कि मई में उनका डेथ हो गया था। मैं ये सारी चीज़ सोच ही रहा था, तब तक 5 जुलाई को बीपीएससी नोटिफिकेशन निकाल दी कि आपका एग्ज़ाम जुलाई लास्ट में 29, 30, 31 को होने वाली थी। अब तो ये मेरे लिए लगभग इम्पॉसिबल था कि पापा का डेथ के कारण पढ़ाई ज़्यादा हो नहीं पाई थी। तो मेरे पास लगभग 20 दिन बचा हुआ था। मैं सोचने लगा था कि चलिए ठीक है, इस बार तो अब नहीं हो पाया, अगले बार मैं अच्छे से दूंगा। इन सब के बीच में एक फ्रेंड ने कॉल किया, उन्होंने गाली दिया, वो बोला कि तुम्हारी तैयारी है, 20 दिन अभी बचे हुए हैं और तुम जितना मेहनत करते हो 20 दिन में कर लोगे। तो सिविल सर्वेंट मतलब मेंस देना था हमको बीपीएससी का, और 20 दिन मैंने कभी सुना भी नहीं था कि शायद 20 दिन में होगा, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे कोशिश किया और जी जान लगा दी। उसमें मैंने बहुत मेहनत किया था। मैंने अपने लगभग ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा मेहनत था वो मैंने 20 दिन में किया था। और मैं मेंस को लेके मैंने मेंस दिया और मेंस मेरा काफ़ी अच्छा गया था। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था मेंस को लेके, बट मैं लोगों को बोल नहीं रहा था कि मैं कॉन्फिडेंस हूँ। लोग पूछ रहे थे तो मैं बोला ठीक है, नॉर्मल गया है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। तो उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में एक ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। कि उन्होंने बोला रामानुजम जब हॉस्पिटल में थे तो उनसे मिलने जॉर्ज हार्डी साहब टैक्सी से गए थे, आप उस टैक्सी का नंबर बता सकते हैं क्या? तो सिंस ये मैथमेटिक्स सिलेबस था और मैंने रामानुजम को अच्छे से पढ़ के रखा था, तो मैंने 1729 नंबर था तो मैंने बता दिया। फिर उनके उसको लेके वहाँ तक भी नहीं रुके, उसके रिलेटेड भी 4-5 और क्वेश्चन पूछे थे। तो इंटरव्यू मेरा उतना अच्छा नहीं गया था, एवरेज टाइप ही गया था, लेकिन मैं मेंस को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरा मेंस अच्छा गया। मेंस का जो इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट जिस दिन आया उसी दिन एक फ्रेंड ने कॉल किया, वो बोला कि सनन भाई आपका 4 रैंक आ गया है। तो हमको थोड़ा गुस्सा आया, एक तो रिजल्ट का फ्रस्ट्रेशन था, 2 दिन से वेट करा रहे थे कि रिजल्ट आ जाएगा। फिर मैंने बोल दिया कि भाई मजाक का समय नहीं है, आप फ़ोन रखिए, मैं खुद फ्रस्ट्रेट हूँ। उसके बाद जस्ट दैनिक जागरण ने फ़ोन किया, प्रभात खबर ने फ़ोन किया कि सर आपकी 4थी रैंक आई हुई है। एक्चुअल में 8वीं थी, लेकिन कुछ मीडिया में गलत के कारण वो 4th रैंक आ रही थी। तो फिर तब जाके थोड़ा सा मैं अच्छा मेरा गया था, लेकिन मैं इतना नहीं था कि मैं एकदम टॉप 10 में आ जाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा खुश हुआ, रात भर मैं सो नहीं पाया, बीच में घर वाले भी नहीं सो पाए। और उसके बाद मैंने किसी को कॉल नहीं किया, घर वाले खुद ब खुद कॉल करने लगे। और अगले दिन मैं माँ को, उसी दिन मैंने माँ को कॉल किया था कि सिर्फ मेरी माँ ही बची हुई थी, पापा तो थे नहीं। तो मैंने माँ को कॉल किया था तो वो रात हो गया था तो कॉल उठाई नहीं थी। और एक घर में फैमिली कॉमन फ़ोन होता था, तो उस फ़ोन पे भाई उठाया, उन्होंने बोला कि माँ अभी सोई हुई है। तो मैं सुबह फ़ोन किया तो माँ बोल रही कि अच्छा रिजल्ट आ गया कि एमे कथी हो वाले। तो मतलब एक चर्चित पोस्ट है डीवाईएसपी अगर बोला जाए तो, लेकिन माँ बोले ये क्या होता है इसमें। फिर उसके बाद एक और चीज़ हुई थी कि वो बोल रही थी कि अच्छा हमको हमें ऐसे थोड़े ना कुछ पता कि कथी हो वाले, तू खुश बारा नो। मैं वहाँ पे रोने लगा था, मैं कुछ बोल नहीं पाया वहाँ पे, और फिर फ़ोन रख दिया। इसी बीच में जब मैंने दिल्ली में था तो दिल्ली के पढ़ाई के बीच में पापा की डेथ के बाद जो प्रॉब्लम आई थी, वहाँ पे मेरे ससुराल वालों ने भी काफ़ी मदद की। मैंने फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इमोशनली हर जगह पे साथ दिया था। और एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि मेरे भाई को फैमिली संभालने के लिए फ्लिपकार्ट पर डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ा था। ये चीज़ें मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग थी कि जो छोटा भाई है वो डिलीवरी बॉय में काम कर रहा है और घर चला रहा है। मैं आईटी किया, उसके बाद भी ये चीज़ें थी। लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे थे कि आईटी करके मास्टरी कराई थी जब हम पढ़ा रहे थे उस समय, लेकिन मैंने इग्नोर किया सबको और अपना काम था वो मैं करते रहा। और फाइनली मैं आईएएस तो यूपीएससी तो अभी नहीं क्लियर कर पाया हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आगे मैं वो भी कर लूँगा। तो ये सारी जर्नी थी मेरी। इन सारी जर्नी में कुछ सीखने वाली बात ये है कि पहला चीज़ तो हम ये बोलेंगे कि अपना एम को आप हमेशा ऊपर रखें, क्योंकि अगर मैं सीएचएसएल जो एसएससी का एग्ज़ाम था अगर वहाँ मैं चला जाता तो आपके सामने तो मैं बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पे 20-25 मंथली आ रहे होते और शायद मैं किसी कर्मचारी की तरह वहाँ पे पड़ा हुआ रहता। तो आप एम अगर आप 500 मीटर का रखेंगे ना कि 500 मीटर हमको जा रहा है, तो आप बीच में भी रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप एम अगर 5 किलोमीटर का रखेंगे ना तो आप रेस्ट भी करेंगे ना तो 2 किलोमीटर के बाद करेंगे। तो आप एम को ना बड़ा रखें। दूसरी चीज़ यह है कि लोगों के से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।
लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए बहुत आएंगे। हर कोई बोलेंगे आपसे नहीं कर सकते, आप गांव से हो, आपका 10th अच्छा नहीं गया है, आपका 12 अच्छा नहीं गया, आप उतने इंटेलिजेंट नहीं हो, तो आपको डिमोटिवेट करने के लिए सब कोई आएंगे। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि यूपीएससी या बीपीएससी जो भी सिविल सर्वेंट की एग्ज़ाम है, इसमें सिलेक्शन का रेशियो है वो 0.1% है। मतलब 1000 में से सिर्फ एक का होने वाला है। तो आपके अगल बगल में जो 999 है ना, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर जो लोग आपको बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हैं ना, वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहे हैं कि हमसे नहीं हुआ ना तो इससे भी नहीं होगा। जो लोग आपको रिजल्ट के बाद बोल रहे हैं कि हाँ, हम बोल रहे थे कि हाँ आपका रिजल्ट हो जाएगा, कि जाने रहे कि शुरू से तू बड़का आदमी बनबा, अगर उनको ये दिया जाए कि अपॉर्चुनिटी कि चलिए आपको सेलेक्ट करना है कि हम वहाँ पे जाए या ना जाए, उनमें 99% बैकआउट करेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि आपका सक्सेस हो। तो लोगों से आप डिस्टेंस बनाए, लोगों को ये ना बताए कि हम इतना कर लिए हैं। यानी मैंने मेंस के बाद भी नहीं बताया था कि हाँ मैंने मेंस अच्छा गया था। तो आप अगर लोगों को नहीं बताएंगे ना कि हम ये अगर ये बताएंगे तो उनमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, जलन होगी, सारी चीज़ें होगी। आप ये ना बताए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, आप ये बताए कि क्या नहीं कर सकते। कि मैं जैसे बात करता था कि हम सिविल सर्विस में गलती चल गई, हमारा बस की बात नहीं की, ऐसे मजाक अंदर में सोचता था कि मैं निकाल के दिखाऊंगा सीधे सीधे, लेकिन बाहर में बात करता था कि हाँ ना ये गलती चल गई। उससे दो चीज़ें होती थी, एक तो उनका प्रेशर कम हो जाएगा आपके ऊपर कि आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी ये तो बेकार आदमी कहाँ से गलती एक कुछ ना हो बलबा। दूसरा चीज़ ये होगा ना कि उनको थोड़ा खुशी मिलेगी, और खुशी बांटना तो पुण्य का काम होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उनसे वो खुश होंगे। तो ये 2-3 चीज़ है। और एक और चीज़ आप बोलते हैं कि एक कॉमन जो है आप गर्लफ्रेंड रखना एक कॉमन चीज़ हो जाती है। तो आप सिविल सर्वेंट को एज ए गर्लफ्रेंड देखें। आप गर्लफ्रेंड रखने के लिए क्या करते हैं? आप उसके लिए टाइम देते हैं, डेडिकेशन शो करते हैं, अपना हार्डवर्क करते हैं। अगर फिर भी वो ना माने तो आप क्या करते हैं? अपना तरीका चेंज करते हैं कि हम दूसरे तरीके से इसको मतलब अपने पास रखें। सेम चीज़ आप सिविल सर्वेंट के लिए कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो सिर्फ बनना है, आपको इसके अलावा कोई काम नहीं करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें और हम शेयर करना चाहते हैं कि जब मेरा रिजल्ट हो गया था, मैं एक लाइब्रेरी में गया था जहाँ पर मैं पढ़ा करता था। तो वहाँ पर एक सूरज नाम का लड़का था, उसके दोनों हाथ कटे हुए थे। मतलब वो पूरा फिजिकली हैंडीकैप था, लिख नहीं सकता था, बट उन्होंने उस हाथ से भी कोशिश किया था। जैसे वो देखा तो उन्होंने बोला कि हमको फ़ोटो खिंचवाना, तो मैं ऐसे ही फ़ोटो मतलब सेल्फी ले रहा था। उन्होंने बोला नहीं, हाथ ऐसे रखिए तब हम सेल्फी लेंगे। तो हाथ वो रखवाया। लेकिन दूसरी चीज़ है कि वो काफ़ी मोटिवेट हो गया कि हमको भी आगे चल के जब आप कर सकते हैं हम लोगों के बीच से, तो हम भी कर सकते हैं। तो वो काफ़ी मोटिवेट हुआ। तो मैंने भी बोला कि आपको जहाँ भी मदद होगी, आप इतने हार्डवर्क किए हुए हैं, सब चीज़ आप कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी आपको कहीं पे भी दिक्कत होगी, मैं जनरली नंबर नहीं शेयर करता, तो टेलीग्राम आईडी शेयर करता, फिर भी मैंने उनको नंबर दिया कि आप कहीं भी दिक्कत हो आप हमसे कांटेक्ट करें। तो मेरी वाइफ भी वहीं पे थी, वो बस देख के हंस रही थी। और नेक्स्ट डे सेम चीज़, मैं नेक्स्ट डे ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, मैं दिल्ली जा रहा था रूम खाली करने के लिए। अब वहाँ की अभी ज़रूरत नहीं है, पैसे भी नहीं थे अभी तक। तो उसके लिए जब मैं जा रहा था तो एक फिजिकली हैंडीकैप सेम एज का सेम हैंडीकैप था, एक लड़का भीख मांग रहा था। तो वो मैंने उससे बस थोड़ा सा, जैसे मैं देखता हूँ तो थोड़े अंदर मतलब दूसरी चीज़, मैं थोड़ा बात करने की कोशिश किया, बाबू आप मतलब पढ़ाई हो रही नहीं कर, ऐसे हालत में हम पढ़ाई करेंगे क्या? अभी पैसा है इतने नहीं खाने के लिए और हम पढ़ाई करने जाए। तो मैंने उसको 5 रुपये दिए, फिर उसके बाद वो चला गया। फिर मेरी वाइफ ने क्वेश्चन किया, कल जो सेम लड़का था, आपने उसको इतना मोटिवेट किया, अपना नंबर दिया कि आपको कहीं पे भी दिक्कत होगी मैं आपको हेल्प करूँगा, इससे आपने कुछ वादा नहीं किया। हमने देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे, जो लड़का लाइब्रेरी में मिला था ना, वो अपनी हिम्मत अभी तक लड़ा हुआ है, मैदान छोड़ के नहीं भागा हुआ है। और ये लड़का है ना, हिम्मत हार चुका है। तो जो हिम्मत ही हार जाए ना, वो कुछ नहीं कर सकता है। मेरे पापा जब डेथ हुई थी, मैं डेथ से एक रात पहले उनके पास था। उन्होंने बस 2 लाइन बोली थी कि बापू ज़िंदगी में तुम कुछ भी कर सकते हो, बस 2 काम मत करना। एक चीज़ है, मैदान छोड़ के मत भागना। आप जो भी कर रहे हो ना, उसमें मैदान में डटे रहना, क्योंकि जो सैनिक मैदान छोड़ के भाग जाएगा वो लड़ नहीं सकता। और दूसरा चीज़, अपने ज़मीन को कभी मत भूलना। मैं जब IIT हो गया था ना मेरा, मैं जाता था तो खेत में खाद छींटने जाता था, मैं खुद खाद छींटता था। तो लोग बोलते थे कि लड़का IIT हो गया, इंजीनियर कर ले लो, तू खाद छींटो इधर होता। तो उनका स्टेटमेंट आता था कि कितना बार का हो जाएगा ना तो रहेगा किसान का बेटा है। अब कितना भी कुछ कर ले तो आप अपने ज़मीन को मत भूलिएगा, और उसके बाद मैदान छोड़ के नहीं भागिएगा। ये 2 चीज़ें हमको हमेशा याद रहती है। लास्ट में मैं एक कलाम साहब की कोट याद आती है इन सारे डिफ़िकल्टीज़ में। उन्होंने ये बोला था कि मैन नीड्स हिज डिफ़िकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय द सक्सेस।
कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ना तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। और भगवान भी देते हैं, वो आपको प्रॉब्लम देते हैं एक हाथ से तो बहुत सारे दरवाजे खोल देते हैं, आप उन दरवाज़ों को बस तलाश करनी है। आप दरवाजे खोलिए, मेहनत करते रहिए, मैदान छोड़ के ना भागिए। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और वीडियो शेयर करते रहूँ।